घड़ी के 1:30 बजते ही चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मुंबई अंडरवर्ल्ड की कहानी बदल के रख दी। इस सन्नाटे का कारण थी वो 8 गोलियां जिसने लोगों के लिए मुंबई पुलिस को एक रक्षक से राक्षस में बदल दिया था। मुंबई पुलिस जिसका उद्देश्य है बेकसूरों की रक्षा और बुराई का विनाश। पर क्या हो अगर इस विनाश के लिए मुंबई पुलिस को वो राक्षस बनना पड़े जो मुंबई पर छाए अंधेरे से भी ज़्यादा डरावना हो। ये कहानी है उस 11 जनवरी 1982 के दोपहर की, जब मुंबई पुलिस ने अपना पहला ऑफिशियल एनकाउंटर किया था। ये कहानी है मानिया सुरवे की। अब यहाँ पे आज तक जितनी भी मूवीज़ और वीडियोज़ में दिखाया गया बताया गया, इन सब से अलग इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं हम। मानिया सुरवे के एनकाउंटर को लेकर जो थियरी हम बताने वाले हैं वह शायद आपने कहीं सुनी नहीं होगी। 1-2 नहीं बल्कि 3 थियरी हाथ लगी है। तो फिर चलिए मुंबई अंडरवर्ल्ड के एपिसोड में आज बात करते हैं मानिया सुरवे के एनकाउंटर के रहस्य की। केम छो मजामा। अरे मामा, हमारी आज की कहानी का मुद्दा यही है कि मानिया सुरवे की मौत तो हुई एनकाउंटर में, लेकिन उस एनकाउंटर की जो टिप्स यानी मुखबिरी वह मुंबई पुलिस को कहाँ से मिली थी, किसने दी कि इस टाइम पर इसी तारीख को मानिया सुरवे फलाने एरिया में आने वाला है। और सच तो यही है कि ये टिप्स मुंबई पुलिस को कैसे मिली ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। आपने फिल्मों में और यूट्यूब पर अपलोड होने वाले वीडियोस में सुना होगा दाऊद इब्राहिम ने टिप्स दी थी, और यही कहानी हम सालों से सुनते आ रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं टिप्स को लेकर 2 और थियरी है। आखिर वह थियरी क्या है? तो पहली थियरी जो है मानिया सुरवे के एनकाउंटर की टिप्स को लेकर वो ये बताई जाती है कि वरदराजन मुदलियार, जिसे अंडरवर्ल्ड की दुनिया में वर्दा भाई से जानते हैं। वर्दा भाई मुंबई अंडरवर्ल्ड के 3 सबसे पुराने सबसे बड़े डॉन में से एक हैं। यानी हाजी मस्तान करीमलाला के साथ वर्दा भाई भी था, जो 60-70 के दशक में पूरे मुंबई पर मिल बांट कर राज कर रहा था। बताया जाता है कि जिस एरिया में मानिया सुरवे क्राइम करता था, जहां उसके नाम का सिक्का चलता था, वह दादर और माटुंगा का पूरा एरिया वर्दा भाई के कंट्रोल में था। यानी दादर और माटुंगा में वर्दा भाई सबसे बड़ा डॉन था। वर्दा भाई उस वक्त उम्र की एक दहलीज पर खड़ा था। काफ़ी उम्र हो चुकी थी, तो बड़े बड़े अफसर, कमिश्नर, बड़े बड़े पॉलिटिशियन उसके साथ उठते बैठते थे। यानी एक तरह बड़े से बड़े लोग वर्दा भाई की रिस्पेक्ट करते थे। एक रोज की बात है, एक फंक्शन में वर्दा भाई से मानिया की कहासुनी हो गई। इस कहासुनी के बाद मानिया सुरवे वर्दा भाई की नज़रों में आ गया। इधर पूरे इलाके में मानिया सुरवे अपनी मनमानी करता, दादागिरी करता। इस आतंक के चलते मानिया सुरवे अब वर्दा भाई की आंखों में खटकने लगा था। अब यहाँ वर्दा भाई एक गेम खेलता है। दरअसल मानिया जो था वह दिमाग से एड़ा था। किसी के माई के लाल में दम नहीं था कि उसे रोक सके। कद काठी से भी तगड़ा, और जब हाथ में हथियार हो तो मामा खलीबली मचा देता। वर्दा भाई मानिया के बढ़ते दबदबे को जल्द से जल्द खल्लास करना चाहता था। वो डायरेक्ट मानिया को हिट करना नहीं चाहता था। उसने एक चाल चली। मानिया को बेटा बेटा कहकर पहले सर आंखों पर बिठाया। मानिया को अपनी एम्बेसडर कार दी। मानिया को भी विश्वास था कि अन्ना उस पर मेहरबान है। लेकिन अब कहानी में आने वाला था ट्विस्ट। 11 जनवरी 1982 मानिया अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड रही विद्या जोशी को लेकर पुनावला जाने वाला था। इससे पहले ज्योति को वडाला से पिक करना था। जैसे ही मानिया के एम्बेसडर वडाला की उस कॉलेज आएगी, पुलिस ने घेर लिया और एनकाउंटर में ढेर कर दिया। पुलिस को कैसे पता चला? तो बताया जाता है कि खुद वर्दा भाई ने इंस्पेक्टर वसंत भिड़े को टिप्स दी थी कि मानिया आज ऐसे ऐसे आने वाला है, और फिर हो गया एनकाउंटर। अब दूसरी थियरी की बात करें तो दाऊद इब्राहिम ने मुंबई पुलिस को टिप्स दी थी। लेकिन दाऊद टिप्स क्यों देगा? क्योंकि आज तक दाऊद और मानिया के बीच गैंग वॉर हुई हो ऐसी कोई घटना या किस्सा हमने भी नहीं सुना। अब सुनो मामा, ये 80 के दशक की बात है। मुंबई में दाऊद गैंग और पठान गैंग के बीच दुश्मनी अपने चरम पर थी। रोज लड़ाई झगड़े होते थे, रोज गोलियां चलती थी। इस खून खराबे से धंधे पर भी असर पड़ रहा था। तब इस गैंग वॉर को रोकने हाजी मस्तान के बंगले पर एक मीटिंग होती है। हाजी मस्तान और जैनाबाई दारूवाली की अगुवाई में ये मीटिंग हुई थी। सामने दोनों पक्ष थे, दाऊद ब्रदर्स और करीमलाला की पठान गैंग। इसमें यह तय हुआ कि अब से इस दुश्मनी को यहीं खत्म कर एक नई शुरुआत करेंगे। बिना झगड़े के धंधा भी करेंगे और एक दूसरे के इलाके में दखल भी नहीं देंगे। इस बात पर दोनों पक्ष राजी हुए और सुलह हो गई।
इस सुलह के 3-4 दिन बाद एक ऐसी घटना हुई जिसने सुलह पर पानी फेर दिया। दरअसल जाफरलाल बत्ती नाम का एक गुंडा जेल से छूट कर आया हुआ था। आते ही इसका झगड़ा हुआ रज्जी से। अब रज्जी दाऊद इब्राहिम का दोस्त था। दाऊद ने जाफर को अपने ऑफिस बुलाया बात करने, लेकिन यहाँ जाफर और दाऊद के बीच भी तुत्तू में हो गई। गुस्साए दाऊद और उसके भाइयों ने जाफर को खूब मारा पीटा। उस दिन तो जाफर वहाँ से चला गया, लेकिन अब वह दाऊद से बदला लेना चाहता था। वह जानता था पठान गैंग और दाऊद के बीच भले ही सुलह हुई हो, लेकिन पठान लड़कों के अंदर अभी भी खुन्नस भरी हुई है। 2-3 दिन वो पठान गैंग के आलमजेब और अमीरजादा के साथ रहा। इन 2-3 दिनों में जाफर ने इन दोनों पठानों के इतने कान भरे कि ये लोग दाऊद को मारने तैयार हो गए। जाफर ने कहा, मुंबई का असली डॉन करीम लाला है और मुंबई में धंधा शुरू किया आप लोगों ने। पूरा मुंबई आपको सलाम ठोकता था, लेकिन अब आपका इतना दबदबा नहीं रहा। दाऊद और उसके भाई आपसे आगे निकल चुके हैं। वो खुद को एक बड़ी तोप समझने लगे हैं। क्या पठानों में इतना जोर नहीं रहा कि दाऊद जैसे गलीच अब मुंबई पर राज करने लगे? इन बातों ने आलमजेब और अमीरजादा के जहन में अंगारे पैदा कर दिए। इन लोगों ने तय कर लिया, अब दाऊद का जो भी आदमी सामने दिखेगा उसे ठोकना है बस। एक रात की बात है, एक एम्बेसडर कार मुंबई की सड़कों पर निकलती है। कार में 6 लोग सवार थे। जाफरलाल बत्ती, आलमजेब, अमीरजादा और 3 लोग थे। ये लोग शराब के नशे में धुत थे। सीने में दाऊद से बदला लेने की आग दहक रही थी। इसी दौरान हाजी अली रोड पर एक लेब के पास जाफर ने दाऊद के भाई साबिर इब्राहिम की कार देखी। साथ में साबिर की गर्लफ्रेंड चित्रा भी थी। इधर इन लोगों ने आज साबिर को पीटने का मन बना लिया। अब साबिर चित्रा के साथ अपनी गाड़ी से रवाना हुआ। पीछे पठान गैंग की गाड़ी भी चल रही थी। साबिर की गाड़ी शिवाजी पार्क के पास एक पेट्रोल पंप पर रुकती है। साबिर की गाड़ी को खड़ा देख पठान गैंग ने साबिर पर हमला कर दिया और करीब 5-6 गोली मारी। यह साबिर की मौत हो गई। साबिर की मौत से दाऊद ने पठान गैंग को खत्म करने का ऐलान कर दिया और साथ साथ मानिया सुरवे को भी। अब मानिया सुरवे इस कत्ल में शामिल था या नहीं, इस पर भी 2 राय है। एक पक्ष कहता है साबिर के कत्ल में मानिया सुरवे का कोई लेना देना नहीं था। वहीं दूसरा पक्ष ये कहता है दाऊद के भाई को इस तरह खुलेआम मार सके ऐसा पठान गैंग के किसी भी आदमी में दम नहीं था, क्योंकि दाऊद के भाई को मारने के बाद दाऊद क्या करेगा इससे पूरा अंडरवर्ल्ड वाकिफ था। लेकिन ये मर्डर जिस एरिया में हुआ था वह एरिया मानिया सुरवे का था, और जिस तरह साबिर को मारा गया ऐसा डेयरिंग सिर्फ और सिर्फ मानिया सुरवे में ही था। और इसी शक के आधार पर शायद दाऊद ने भी मान लिया होगी उसके भाई को मारने में मानिया सुरवे का भी हाथ था, और इसीलिए दाऊद अब मानिया सुरवे को भी मारना चाहता हो। और ऐसा बताया जाता है कि मानिया की जो गर्लफ्रेंड थी विद्या जोशी, उसके पास दाऊद गैंग ने एक लड़की को भेजा। वह लड़की विद्या के साथ महीनों तक रही और बेस्ट फ्रेंड बन गई, और उसी लड़की ने उस दिन दाऊद को इन्फॉर्म किया कि आज मानिया और विद्या बाहर निकलने वाले हैं। और इसके बाद दाऊद ने टिप्स दी मुंबई पुलिस को और मानिया का एनकाउंटर हुआ। अब तीसरी थियरी है वह शायद सही हो, क्योंकि ये बात पुलिस ने अपने स्टेटमेंट में दी है। यह एंगल ऐसा था कि 1981 में मुंबई पुलिस ने मानिया को पकड़ने का मन बना लिया। उस वक्त मुंबई पुलिस के कमिश्नर थे जूलियो रिबेरो। उन्होंने एक टीम बनाई। इस टीम में इसाक बागवान सैमसन, यशवंत भिड़े, राजा तांबत और संजय परांडे। इसके बाद 18 लोगों की और एक टीम बनाई गई। इसके बाद पुलिस ने एक हनी ट्रैप बनाया। बताया जाता है कि एक लेडी पुलिस मानिया को अपने जाल में फंसाने उससे दोस्ती करती है। मानिया जब उसके जाल में फंस गया, फिर 11 जनवरी 1982 को मानिया उस लड़की को लेकर लोनावला जाने वाला था। लड़की वडाला के अंबेडकर कॉलेज के बाहर खड़ी थी। यहाँ से मानिया सुरवे उसे पिक करने वाला था। इधर मुंबई पुलिस के जवान अपना हुलिया बदल लेते हैं। सारे के सारे पुलिस वालों ने अपना गेटअप कॉलेज स्टूडेंट जैसा बना लिया और सभी के हाथों में एक किताब थी। उस किताब के पन्नों को काटकर बीच में एक एक रिवॉल्वर रखी गई थी। वहीं 2 टीमों को मुंबई से बाहर निकलने वाले रास्तों पर स्टैंड बाय मोड पर रखा गया। वासी नाका, दहीसर नाका और मोरन चेक नाका पर पुलिस की टीमें तैनात थी। अगर मेन लोकेशन से मानिया भाग जाता है तो मुंबई से बाहर निकलना नहीं चाहिए। अब मानिया अंबेडकर कॉलेज अपनी एम्बेसडर कार से आया। इधर इंस्पेक्टर यशवंत भिड़े ने उसे पहचान लिया। उन्होंने बाकी पुलिस वालों को इशारा दिया। पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया। मानिया ने भी पुलिस को देख गोलियां चलाई और फिर मानिया को 8 गोलियां ठोक दी गई। लेकिन अभी तक मानिया सुरवे की सांसें चल रही थी। मानिया को तुरंत लोकमान्य तिलक अस्पताल ले जाया जाता है।
जब उस पुलिस वैन में उसे अस्पताल ले जाया जा रहा था तब पूरे रास्ते मानिया पुलिस वालों को भद्दी भद्दी गालियां दे रहा था। वह हमेशा कहता था मुझे क्रिमिनल बनाया पुलिस ने। खैर वह अस्पताल पहुंचते ही मर गया, लेकिन बताया जाता है कि अंबेडकर कॉलेज से लोकमान्य तिलक अस्पताल के बीच 2 और अस्पताल थे, लेकिन उसे यहाँ नहीं ले जाया गया। ऐसा क्यों ये तो राम जाने, लेकिन यह एनकाउंटर मुंबई पुलिस की फाइलों में मुंबई पुलिस का सबसे पहला एनकाउंटर के तौर पर दर्ज हो गया। अरे मामा, फिल्मों में कहानियों में मानिया सुरवे को एक हीरो की तरह बताया जाता है और इससे देश के काफ़ी युवा प्रभावित भी होते हैं। कुछ लड़के इसे अपना हीरो मानने लगते हैं, लेकिन हकीकत सुनकर हिल जाओगे। बेशक मानिया सुरवे पढ़ा लिखा था, शायद सिस्टम की भी कुछ गलतियां रही होगी, लेकिन जब वह क्रिमिनल बना फिर इतना वैसी दरिंदा बन गया कि पैसों के अलावा उसके लिए कुछ मायने ही नहीं रखता था। और पैसों के लिए बैंक लूटता, यहाँ तक कि अपने दोस्तों को भी पैसों के लिए मारा था। कितना बड़ा क्रिमिनल था मालूम? तो सुनो, मानिया सुरवे के साथ हमेशा एक काला बैग रहता था। उस बैग में हमेशा एक रिवॉल्वर, एक गुप्ती और एक तेजाब की शीशी रहती थी। ऐसी तो बहुत सारी जानकारियां हैं जिसे आप नहीं जानते होंगे, लेकिन एक केमिस्ट्री स्टूडेंट मनोहर अर्जुन सुरवे के खूंखार अपराधी मानिया सुरवे की पूरी कहानी जानना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, पूरा वीडियो लेकर आएंगे। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।